हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये सूचना भी देना चाहती हूं कि ये वीडियो है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि लेकर आई हूं मैं आपकी हिंदी सॉल्यूशंस। जी हाँ, सीबीएसई द्वारा रिलीज सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेशली आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत ध्यानपूर्वक आप बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप अपने जो वार्षिक परीक्षा है, जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके फॉर्मेट को बहुत अच्छे से सुनकर समझ सको। अब जब हमें सैंपल पेपर समझ में आ जाएगा तो परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो हमारे मस्तिष्क में और मन में विराजित हो जाएगा, जिससे हम किसी भी तरह से फिर ये नहीं कहेंगे कि ओहो कैसी होगी परीक्षा, क्योंकि परीक्षा पद्धति में बदलाव तो हुआ है। आपको पता है इससे पहले टर्म 1 टर्म 2 थी, लेकिन अब एनुअल मीन्स साल में सिर्फ एक बार परीक्षा होने जा रही है। उसी का सैंपल पेपर आपके सामने मैं लेकर आई हूं। तो मैं बार बार पुनः एक ही निवेदन करती हूं आपसे कि प्लीज मेरे साथ बने रहना आप शुरू से लेकर अंत तक, ताकि सभी जो भी प्रश्न है, प्रश्नों के अंक हैं, जो भी क्रमांक हैं, जो भी फॉर्मेट है, जो भी उसका क्रम है, उसको ध्यान से सुनना समझना। जितने आप ध्यान से सुनोगे समझोगे उतना आसानी से आपको ये सैंपल पेपर समझ में आएगा और फिर बोर्ड परीक्षा की कोई आपको डर या चिंता नहीं होगी। तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं, शुरू करते हैं सैंपल पेपर। सबसे पहला पृष्ठ, सबसे पहला पेज लिखा रहता है सामान्य निर्देश। अक्सर विद्यार्थी करते क्या है, सामान्य निर्देश को यूं ही सामान्य सा समझकर छोड़ देते हैं, रीड ही नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी कि सामान्य निर्देश को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपके असामान्य से प्रश्न भी आपको सामान्य नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दिया है कि किस तरह से आपको प्रश्न करना है, कितने प्रश्न आपको करना है, कितने आपको विकल्प हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित है, सब कुछ दिया है। जब ये आप इंस्ट्रक्शंस या निर्देश सही से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है हमारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23। प्रतिदर्श मीन सैंपल पेपर, अभी अभी। विषय हिंदी कोर्स ए, कोड है हमारा 002। याद रखिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, जिसमें पाठ्य पुस्तिकाएं शामिल हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। कोड है 002, जो कि आपको लिखना होता है। अपनी टंग पर रखिए कि कोर्स ए जो आप पढ़ रहे हैं क्षितिज और कृतिका, उसका कोड 002 है। उसके बाद हम चलते हैं निर्धारित समय पर। निर्धारित समय रहेगा आपके लिए 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 80। अब 80 है पूर्णांक, समय है 3 घंटे। पेपर रहेगा लेंदी, बिल्कुल पेपर लंबा है, भाषा है, शब्दों की व्यापकता है, तो पेपर तो लंबा होगा ही। लेकिन ऐसे नहीं कि पेज पलटकर यूं कर लो कि अरे बाप रे इतना लंबा पेपर कैसे करेंगे। सुनिए, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो बिल्कुल अपने आप को धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक एक यहाँ पर साथ में रखिए कि हर ऐसी हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, बहुत आराम से आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य निर्देश, ताकि सामान्य निर्देश के माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरह से हमें करना है। जैसे पहला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। दूसरा है खंड का में वस्तुपरक या बहुविकल्पीय और खंड खा में वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगला है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। क्रमानुसार मतलब समझते हो ना, सीरियल वाइज यदि आप सभी प्रश्नों के उत्तर करते हो तो इससे आपको भी आसानी रहती है और जो चेकर रहते हैं उनको भी आसानी रहती है समझने में आपकी कॉपी को, तो बड़े अच्छे से आपको अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया इतना? चलिए चलते हैं आगे। अगला, खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। घबराना नहीं प्यारे विद्यार्थियों,
49 बड़ी संख्या लग रही होगी आपको कि 49 प्रश्न, OMG कैसे करेंगे। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस अभी आप ध्यान से सुनो। खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्न मींस सब क्वेश्चन है 49। नेक्स्ट है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 49 उप प्रश्न है, 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उप प्रश्न मीन्स सब क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 17, यहां थे 10, यहां है 7, ठीक है। तो खंड ख में 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। विकल्प मीन्स ऑप्शंस, ठीक है। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न रहेंगे 7 और 7 प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। सबसे पहला निर्देश यही है कि ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ें, सुंदर स्वच्छ लिखावट में लिखें ताकि आपकी कॉपी देखने में भी अच्छी लगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। और निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए चलते हैं खंड आ, बहुविकल्पी या वस्तु परक प्रश्न की तरफ। अब दीजिए बहुत अच्छे से ध्यान। इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश समझ में आ गए हैं आपको कि खंड का और खंड खा। खंड का में रहेंगे 10 प्रश्न जिसमें 49 रहेंगे उप प्रश्न। खंड खा में रहेंगे 7 प्रश्न और उन 7 में विकल्प प्रश्न रहेंगे। तो आपको बड़ी ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ना है कि किस तरह से आपको कौन सा विकल्प छोड़ना है या कौन सा प्रश्न आपको छोड़ना है। खंड आ की हम तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 49 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है खंड आ में, ठीक है। जैसे अब देखिए हम पढ़ते हैं गद्यांश। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी एवं आंतरिक साज सज्जा तक ही सीमित रहता है। जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। समझ में आया? घर शब्द की विशेषता यहां पर बताई जा रही है। और घर बनता है रिश्तों के आपसी मेल से, रिश्तों में मिठास होने से, नहीं तो मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि भी कह सकते हैं। परंतु घर में जो भावनात्मकता है, घर में जो अपनापन है, घर में जो आत्मीयता है, वह इन सभी पर्यायवाची शब्दों में नहीं है। यह यहां पर बताया जा रहा है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अटखेलियां करता है तो घर भी अटखेलियां करता है। जब रिश्तों में मधुरता रहेगी तो घर भी चहकता हुआ नजर आएगा। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। यह नींव रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। अर्थात रिश्तों की नींव या रिश्तों में आत्मीयता या आपसी मिठास या आपसी संबंध मधुर होंगे, यही नींव है एक घर की। जब ये नींव मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। ना जाने क्यों आज का मनुष्य
संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। इमोशंस, संवेदनाएं, भावनाएं उसके मन की कोमलता, कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। धनोपार्जन मीन्स धन अर्जन, कमाना, पैसे कमाना। अति तीव्र लालसा उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसके कारण व्यक्ति अपने आप को मशीन की तरह सिर्फ काम 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 में झोंके जा रहा है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है। इसलिए उसके लिए घर के मायने अब बदल रहे हैं, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो सब कुछ आसपास का जो है सीन वो भी बदलता हुआ नजर आता है। उसकी अहमियत बदल रही है, घर की अहमियत भी बदल रही है, रिश्ते नातों की भी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, कलह मीन्स क्या होता है? झगड़े, आपसी द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं आप द्वंद्व को, आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिकता मतलब निजित्व, प्राइवेसी को आप निजित्व भी कह सकते हैं, उस पर के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। अर्थात उसको अकेले रहने में ही अच्छा लगता है, अपने काम से काम रखने में ही मतलब रखता है, परिवार के सदस्यों से भी वो कोई बातचीत नहीं करता है, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है आज की पीढ़ी प्राइवेसी के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गया है। बस यही मेरा कमरा है और यही मेरी दुनिया है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। एक छत के नीचे रह रहे हैं 2, 4 या 6 सदस्य, जितने भी परिवार में रह रहे हैं, परंतु वो सब के सब अपने अपने हाथ में फ़ोन लिए या जो भी कार्य करने के साधन हैं उनमें व्यस्त हैं। सबको सिर्फ और सिर्फ अपना अपना ही दिखाई दे रहा है। कोई किसी से आपसी संबंध ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। यहाँ पर यही बताया है कि घर का घर, घर को घर समझें मतलब कि वो पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से, संवेदनात्मक तरीके से, आत्मीय तरीके से एक दूसरे से बंधे रहें। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए, अभी हमने घर से संबंधित पढ़ा, अब उसमें आप बताइए कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है, मतलब घर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन भावात्मक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत विशाल है। तो इसका आप बताइए कि किस कारण से उसमें विशालता निहित है। पहला है प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य एवं संवेदनाएं। प्रेम समझते हो, भरोसा, विश्वास, नातों का माधुर्य, नाते मतलब रिश्ते नाते, और भावनाएं, संवेदनाएं, इमोशंस। नेक्स्ट है आकर्षक बनावट, सुंदर सुंदर लोग, वैभव, धन संपत्ति, संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता एवं साज सज्जा। बताइए, भावनात्मक दृष्टि से घर को विशाल कैसे कहा गया है? इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? पहला, यस, कथन पहला सही है। अब चलते हैं हम आगे। दूसरा है सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? हृदय की भावनाओं से। दूसरा है वैभव और समृद्धि से। तीसरा है स्थानीय सुविधाओं से, या फिर बनावट एवं सजावट से।
क्या लग रहा है आपको कि इसका उत्तर भी होना चाहिए? सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध होता है बनावट एवं सजावट से। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? आज की पीढ़ी, न्यू जो जनरेशन है, वो सुख किसमें तलाश रही है? उसके अनुसार सुख क्या है? निजी जीवन एवं एकांतिकता में, पारिवारिक भावात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, या फिर धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में? आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई देता है? निजी जीवन व एकांतिकता में, या एकाकीपन में, अकेलेपन में, पारिवारिक भावात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाए इसमें सुख नजर आता है, या फिर बस धन कमाना, जी तोड़ मेहनत करना? सोच समझकर उत्तर चुनिएगा। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि हमने अभी पढ़ा था कि बस निजी जीवन और एकाकीपन, अकेले में ही रहना उनको अच्छा लगता है और इसी में उनको अपना सुख भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? प्रेम, घर में प्रेम का क्या महत्व है, या जो घर है उसके लिए प्रेम किसकी भूमिका निभाता है? आभूषण, आधार, भरोसा या उल्लास? जो प्रेम है वो किस तरह की भूमिका निभा रहा है घर में? घर में, याद रखिएगा, घर में, मकान फ्लैट्स की बात नहीं है। घर में किस तरह से प्रेम भूमिका निभा रहा है? आभूषण की, या फिर आधार की, भरोसे की, या उल्लास की? तो नींव कहा गया था, याद कीजिए। गद्यांश में हमने पढ़ा था प्रेम की मजबूत, रिश्तों में मिठास होगी, प्रेम होगा तो घर की बुनियाद या घर की नींव मजबूत होगी। और इसका अर्थ है बेस। बेस मतलब नींव, ठीक है, आधार। समझ आया? यही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण रा को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब आपको ये दोनों पढ़ना है और फिर उसके बाद इनमें से विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन ए है, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। हमने अभी पढ़ा था, गद्यांश में हमने पढ़ा था, बिल्कुल यही थी शब्दावली, यही था वाक्य कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। अब कारण, रीजन, ठीक है। व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ये है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण कार दोनों गलत हैं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब ये है कथन, ठीक है। क्या इस कथन की या इस वाक्य की ये सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है? व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। क्या लगता है आपको कि इसका अर्थ ये है? यदि इसका अर्थ यही है तो कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? यदि इसकी व्याख्या ये नहीं है तो फिर चौथा सही होगा। यदि आपको लगता है कि कथन ए गलत है, सिर्फ रीजन ही सही है, तो ए होगा। बताइए कौन सा लगता है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए यहां पर हम जाएंगे तीसरे की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है, भावना शून्य होता जा रहा है व्यक्ति। और बिल्कुल ये इसी का ही रीजन है, इसी की सही व्याख्या है, इसका सही एक्सप्लेनेशन है। क्यों बढ़ती जा रही है मशीनियत?
क्यों संवेदना शून्य होता जा रहा है मनुष्य? क्योंकि व्यस्तता और धन कमाने की जो अधिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। यहां तक संवेदनाओं से मशीनियत तक कहां किसने पहुंचाया? व्यस्तता, अर्थोपार्जन मीन्स धन कमाना, कमाई करना, इन सभी महत्वाकांक्षाओं ने संवेदना से मशीनियत तक पहुंचा दिया है व्यक्ति को। इसलिए कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। समझ आया? बहुत सोच समझ कर आप पढ़ेंगे तो उत्तर हमें बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित दो पद्यांश होंगे, उसमें से हमें पढ़ना तो दोनों ही है, उनमें से एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। यहां पर मैं आपको और ध्यान देने के लिए कहूंगी कि दो काव्यांश रहेंगे, दो पद्यांश रहेंगे, तो आप ये मत सोचना कि पहले पद्यांश में से दो का उत्तर दे दूं और दूसरे पद्यांश में से आगे के तीन का उत्तर दे दूं। नो, ऐसा नहीं है। यदि आपने पद्यांश पहला सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए तो आपको उसी के पूरे मतलब जो भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको ही सॉल्व करना है। फिर आप पद्यांश दो को टच भी मत करिएगा, क्योंकि आपका पद्यांश पहला ही चेक होगा। ये परीक्षा का नियम होता है कि जो भी आप पहले लिखते हैं उसी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट यदि आपका सही भी है उसके बाद वाला तब भी उसको क्रॉस कर दिया जाता है। तो जो भी आप चूज करेंगे, कौन सा पद्यांश आपको करना है, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि पहले जो आपने लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी हो और दूसरा बिल्कुल सही, और आप सोचे अब मैंने दूसरा सही कर दिया है तो उसमें मुझे अंक मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। परीक्षा की जब जांच की जाती है आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की, तो जो पहले लिखा होता है उसी को चेक किया जाता है और जो नेक्स्ट उसी का लिखा है जो ऑप्शन है उसको एक्स्ट्रा कर कर कट कर दिया जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ही आप चयन कीजिएगा कि कौन सा पद्यांश आपको करना है। ठीक है, चलिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ठीक है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता मीन्स एकदम स्थिरता। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। किस पर आधारित है? पहले हमें बिल्कुल पढ़कर थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके ये सोचना है कि ये काव्यांश या पद्यांश किस पर आधारित है। जीवन पर आधारित है, जीवन को निरंतरता के साथ बिताने पर आधारित है, संघर्ष करते रहने पर आधारित है। रुकना मना है, थमना मना है, जीवन संघर्ष है, बस यही बताया है। आइए चलते हैं। अब है दूसरा, क्योंकि दो हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, वही है। ठीक है, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितनी भावना प्रधान पंक्तियां हैं, कितनी प्रेरित करने वाली पंक्तियां हैं, जगदीश गुप्त जी द्वारा रचित। अब चलते हैं कि किस तरह से इसके प्रश्न होंगे और अब देखिए आप कि किस तरह से विकल्प दिए जाएंगे। इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प आपको चुनना है। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। विकल्प है
पहला कथन सही है, या फिर कथन पहला और तीसरा सही है, या फिर कथन पहला, तीसरा और चौथा सही है, या फिर अंतिम है कथन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। एक बार पुनः देख लीजिए। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। प्रतिकूलता मीन्स विपरीत परिस्थितियां। ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही होता है, हम जो सोचते हैं वह नहीं होता है। जो परमात्मा हमारे लिए करता है, जो उसके अनुसार हमारे लिए सही होता है, वही सही होता है और वही होता है। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, उनसे जूझना है, उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है, पहला। ठीक है, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। अब ये है कि जो भी परिस्थिति आ रही है, ठीक है भाई, समझौता कर लिया है, हम जोखिमों में पड़ना नहीं चाहते, हम कठिनाइयों में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है, जो वो कह रहा है वो ठीक है। नेक्स्ट है, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जो भी लक्ष्य है उसमें डर नहीं होना चाहिए, या जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए कि जो भी कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, उनको अपने आप ही उनसे हमें अपने आप ही उबरना होगा। ये सही है। अब बताइए कौन से सेंटेंसेस या कौन सा कथन आपको लग रहा है कि सही है? पहला लग रहा है आपको सही है, चलिए यहां पर टिक कर देती हूं। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना उचित है। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। अब ध्यान से देख लीजिए कि जो उत्तर है वो है यही सही, कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। देखिए, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, बाकी ये वाला गलत है। यहां दिया है लक्ष्य में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं है। दूसरा है कि जो भी दुख होंगे, जो भी रास्ते में परेशानियां आएंगी, उनको हमें खुद से जूझना है। अपने मान लीजिए कुछ छाले पड़ गए, पैर में कांटे चुभ गए, तो उनको हमें ही देखना होगा। दूसरों के सामने रोना नहीं रोना है कि ये हो गया वो हो गया, अन्यथा दूसरा हमारा मजाक बना देते हैं। इसलिए आपको इस तरह से विकल्प चुनना है कि वो आपके ये सेंटेंसेस सही। ठीक है, समझ में आया कि यहां पर आपका पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। मरण, मरण मीन्स मृत्यु, तो मृत्यु को जीतने का क्या अर्थ है? साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना। साधुता एवं साधना से अमरत्व प्राप्त करना, या योग अभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना। योग अभ्यास करेंगे, जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा, उससे हम दीर्घायु हो जाएंगे। या फिर अर्थ, बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करेंगे। हम अपने जज्बातों से, अपने विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से जीवन को कष्ट मुक्त करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, हम उसको जीत कर रहेंगे। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। अब जीवन है तो जीवन के बाद भी उसके आदर्श के रूप में स्मरण किया जाना। ध्यान से देख लिए हैं। प्रश्न है, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का क्या आशय है? क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं कवि कि मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या है? क्या साधुता एवं साधना से अमरत्व प्राप्त कर देना? योग अभ्यास और जिजीविषा मीन्स होता है जीने की इच्छा, उससे दीर्घायु हो जाना कि योग अभ्यास ही करते रहना है और मन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। तो क्या यही है मृत्यु को जीतने का अर्थ? या अर्थ, बल और दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, या जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना? तो यहां पर मरण का अर्थ है जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। अब यहां पर देखिए, अर्थ, बल और दृढ़ इच्छा शक्ति भी आपको हो सकता है सही लग रहा हो। यहां मैं पुनः आपको बताना चाहूंगी कि जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें दो तो आप तुरंत देख लेंगे कि भाई ये तो नहीं है। ठीक है, बाकी जो दो ऑप्शंस आएंगे वो बहुत नियरेस्ट रहेंगे, उनमें आपको सोच समझकर टिक करना होगा कि यदि अब ये वाला चूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी आ रहा है, इसलिए यही
सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है, ईश्वर उदार है अथा वही सुख देता है, वही पसीजता है, जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है। क्या लगता है आपको? आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, इसका अर्थ क्या होगा कि आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है? नहीं, रॉन्ग है। ईश्वर उदार है अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है, ये भी नहीं लग रहा। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, जुझारू मीन्स कर्मठ। ठीक है, सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है, ये भी ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही होगा बताइए जल्दी। ऐसा तो नहीं कि इनमें से हो, तो इनमें से होगा जुझारू बनकर ही जीवन के सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। लिखा था ना उसमें, पैर में छाले पड़े या कांटे चुभें, अपने छालों को खुद ही सहलाना होगा। अर्थात जुझारू बनकर जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट, अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपनी इच्छाओं एवं बुराइयों से भली भांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, या अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी ना करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। जो भी कमियां हैं, दुर्बलताएं मीन्स कमियां, तो क्या हमने, यदि हम उन दुर्बलताओं को लेकर ही बैठ गए तो हम आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उन दुर्बलताओं से अनदेखी किया और उन्हें दृढ़ता से दूर करने लगे, यही लग रहा है आपको? तो इसका आंसर यही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। युवावस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। युवावस्था मीन्स यूथ एज। क्या सिखाती है हमें? स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक एवं आशावादी बनाए रखें, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें, सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें बल्कि दो दो हाथ कर लें। प्रतिकूल मीन्स विपरीत परिस्थितियां। ठीक है, तो युवावस्था हमें क्या सिखाती है? स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्मालोचक एवं आशावादी बनाए रखें, या सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कठिन परिस्थितियां आए ही नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि भाग्यवादी बने रहें, बल्कि होगा यही सही। कथन पहला और चौथा ही सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वयं को चैतन्य, गतिशील बनाए रखें और प्रतिकूल परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकें बल्कि उसका सामना करें, तो पहला और चौथा सही है। अब चलते हैं काव्यांश, दूसरे काव्यांश की तरफ, क्योंकि दो काव्यांश थे, एक हमने कर लिया है, दूसरा काव्यांश। फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है। फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है, यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवारों की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचूनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का। इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंखें दिन में ना जाने कितनी बार, और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक भरोसे और आशंका की रस्साकशी में। ना जाने कितनी बार वह जागता है नींद से और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी, जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और इसीलिए जब फसल सौंधी आती है, असल में किसान के सपने सौंधे आते हैं, और फसल घर आ जाने पर सपने
पक जाते हैं। किसान की मनोस्थिति या मन स्थिति का वर्णन किया है कवि डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने। बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पर उन्होंने बताया है। चलते हैं विकल्पों की तरफ। फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का क्या कारण है? यहाँ पर कच्चे और अधपके सपने क्यों कहा है फसल को? कथन पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना, ठीक है। नहीं, फसल से किसान के सपनों की संबद्धता और भावनात्मक लगाव होना, फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना, फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होना। क्या लगता है आपको? लग रहा है जैसे दूसरा और चौथा सही हो। आइए देखते हैं। तो दूसरा और चौथा ही सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित विश्वास की परिधि में आते हैं कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं, अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने, आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं या कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में, परिधि मीन्स सीमा, क्या क्या आते हैं? अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने। जैसे जैसे फसल पकती जाती है वैसे वैसे उसके सपने भी पक्के होते जाते हैं कि हाँ अब ये भी होगा, अब ये भी होगा। बहुत सुंदर तरीके से कवि ने यहां पर बताया है। अगला है, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करना, सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना, फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना, निवेदन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। तीसरा मीन्स गा ही सही होना चाहिए। फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। अगला है, भरोसे और आशंका की रस्साकशी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प है। भरोसे और आशंका, कहीं पर विश्वास भी है कि हाँ फसल पकने के बाद ये कार्य करूंगा, कहीं पर रस्साकशी भी है कि कहीं मौसम या प्राकृतिक अधिक वर्षा या अधिक कुछ ऐसा ना हो जाए कि फसल पक पाएगी। बहुत सारी कश्मकश चलती रहती है। तो इसके लिए कौन सा सही है? ईश्वर पर अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना। परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है इससे सदा आशंकित रहना। या स्वयं पर भरोसा करना किंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से सदैव भयभीत बने रहना। तो यहां पर आएगा ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन में आशंकित रहना। प्रश्न है पांचवा, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। इसका अर्थ क्या यह है? व्यवसाय और व्यवसाय के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, या फिर कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा रहता है। तो क्या लगता है आपको कि ये इसकी सही व्याख्या है? क्या इसकी सही व्याख्या नहीं है? बताइए। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी बिजनेस की बात नहीं की जा रही है। यहां पर भावनाओं की बात की जा रही है, इमोशंस की बात की जा रही है। किसान अपनी फसल के साथ पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से जुड़ जाता है।
अगला है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, यहां और आ गया, मतलब ये तो नहीं होगा। तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां जा नहीं सका, ये भी नहीं होगा। यद्यपि तुम और मैं वहां नहीं जा सकते थे, फिर भी नहीं जा सकते थे। क्योंकि तुम वहां नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहां नहीं जा सका। तो यहां पर आ जाएगा तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, या फिर बिल्कुल यही सरल वाक्य है, क्योंकि इसके अलावा आप देख सकते हैं सभी मिश्र वाक्य नजर आ रहे हैं। ठीक है, यद्यपि, तदापि, चूंकि, ये सब मिश्र वाक्य अंतर्गत है। जब भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कुछ ऐसा भ्रम लगे कि अच्छा अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो और लगा है, लेकिन आप देखिए इनमें से क्या आपको और कोई वाक्य इससे सरल वाक्य नजर आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि सरल वाक्य में जो हमें आसानी से समझ में आ जाता है वही सरल वाक्य होगा। तुम भी वहां नहीं जा सके, मैं भी वहां नहीं जा सकती, ये है आपका संयुक्त वाक्य। यद्यपि तुम और मैं वहां नहीं जा सकते थे, फिर भी, ठीक, चूंकि, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? अब संयुक्त बताना है। सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। क्योंकि सूर्योदय होता है इसलिए प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। आपको बताना है संयुक्त वाक्य। जब तब मिश्र में आ जाएगा, क्योंकि इसलिए उसमें आ जाएगा। इसलिए सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, यही सही वाक्य है। आपकी आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपकी आवाज उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये तो एज इट इज है। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आवाज उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आवाज उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अब बताइए मिश्र वाक्य क्या है? जब तब, यदि जब नहीं है तो क्या तब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? यदि ऐसा है तो बिल्कुल यही सही है, क्योंकि तो यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है और तो निर्भरता दर्शा रहा है। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आवाज आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनना है। आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की। अब आपको बताना है मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है, मिश्र वाक्य। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध हो जाते। जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूं कि 2 ऐसे वाक्य होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। क्योंकि दोषी कोई और है, इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। मिश्र वाक्य आपको पहचानना है। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य निर्दोष सिद्ध हो जाते। जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा? यहां पर है पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, ये सभी आप देखिए यहां पर ध्यान से। आप कह सकते थे कि ये भी निर्भरता है। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ये भी है, गलती नहीं की ये भी है, चूंकि दोष इसलिए ये भी है। मतलब यहां तो सभी के सभी मिश्र वाक्य हैं। तो ऑप्शंस जब आप देखें तो ध्यान से देखिएगा। अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिल्ली आई और दूध पी गई,
सरल वाक्य है। यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं करती, क्या ये संयुक्त वाक्य है। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, क्या ये मिश्र वाक्य है। पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का पहला, ये आया है। अब देखिए यहां पर आपको पहले का दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा सही है और तीसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, बिल्कुल यही है, और तीसरे का पहला। ठीक, अब है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। वाच्य परिवर्तन, क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि कर्म है, जो क्रिया है वो कर्म पर निर्भर है, कर्ता पर निर्भर है या भाव पर निर्भर है, वो वाच्य परिवर्तन होते हैं। वाच्य परिवर्तन भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कॉलम है भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, कर्तृवाच्य। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, ये होगा पहला। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, दूसरा। विपक्षी बल्लेबाजों ने क्रीज पर, ये यही होगा। आइए देखते हैं, मैच करते हैं। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, सही। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, रवीना गजल नहीं गा पाती है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, रवीना पैदल नहीं चल पाती है, रवीना से पैदल नहीं चला जाता है। बताइए, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में द्वारा और से दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि कर्ता के साथ कोई कर्म जुड़ा है तो वो कर्मवाच्य ही होगा। यहां पर स्पष्ट आप देखिए कि रवीना गजल नहीं गा पाती, ये नहीं है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, तो यहां पर यही होगा कर्मवाच्य, क्योंकि रवीना से पैदल नहीं चला जा सकता है, हो सकता है उसके भावनात्मक कंडीशन को दिखाई दिया। ठीक है, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, या हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है पहला, चलो अब घर चले, सिंपल सेंटेंस। दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य क्या होगा। भावात्मक तरीके से इसमें भाव प्रधान होता है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया कर्म प्रधान, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। ठीक है, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य क्या होगा। दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, या दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती। सेंटेंस देखिए, दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, दादी जी से कुछ पढ़ा नहीं जा सकेगा, हाँ ये आएगा, या दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, क्या ये आएगा। आइए देख लेते हैं, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर जो भी चाहे भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान, अक्सर क्या होता है भाववाच्य में पास्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है, भूतकाल में चला जाता है भाववाच्य में जब हम बात करते हैं तो, लेकिन जो भी क्रिया दी जाती है कर्ता के साथ वो सेम रहती है, तो यहां पर यही होगा, क्योंकि ये तो फिर होगा सकेगा, फ्यूचर में चला जाएगा। कुछ भी पढ़ नहीं पाती हैं, ये भी नहीं है, ये उनकी असमर्थता को है, इसलिए दादी जी पढ़ नहीं सकती का सही जवाब है दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। बिना सहारे बूढ़ी मां से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य बताना है, कर्तृवाच्य, क्योंकि ये तो भाववाच्य है अभी, अब आपको बताना है कर्तृवाच्य। बिना सहारे बूढ़ी मां अब चल नहीं सकेंगी,
बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएंगी, या बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती हैं। बताइए, चला नहीं जाता है, तो यहां हो जाएगा बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं। चला नहीं जाता है ना, तो अब वो नहीं चल पाती हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना होता है आपको, और यहां पर हम सभी 5 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक अपने आप को बिल्कुल, जब आप तटस्थ कर लो कि हाँ यही सही है, तब उसका आप चूज कर लो आंसर। पद परिचय, पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। और पद क्या होता है? शब्द ही पद कहलाता है। कब? जब किसी भी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग होता है तो उस वाक्य के अंतर्गत वही पद हो जाता है। अर्थात कोई भी शब्द पद कब बन जाता है? जब वो वाक्य में आ जाता है। चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। चारों ओर छाई हरियाली। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कर्म कारक, या फिर जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन या कर्ता कारक, या व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग या एकवचन कर्ता कारक। तो यहाँ है भाव, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। हरियाली, ठीक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कर्ता कारक है। अगला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। क्या है ये? जोर से। जोर से आपने सुना था ना कि जब हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ रहे थे, उसमें कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कब, कहां, कैसे, कौन, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो यहां पर है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। प्रश्न हम क्या कह सकते हैं कि कैसे ब्रेक मारे, और कैसे कहां होता है? रीतिवाचक में। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें रीतिवाचक है क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेष क्रिया मारे। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है कैसे। ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखिएगा जिसमें हमने व्याकरण का संपूर्ण विवरण किया है। आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको व्याकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। क्या होगा? यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का। तो क्या संकेतवाचक सर्वनाम एकवचन या पुल्लिंग? सार्वनामिक विशेषण विशेष पुस्तक है। निपात वाक्य के अर्थ को बदल रहा है, या परिमाण? तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण एक से ही होते हैं। यह पुस्तक मतलब आप उसका यहां पर सार्वनामिक विशेषण मीन जो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। यह क्या है? सर्वनाम। पुस्तक मैंने तब खरीदी, पुस्तक की ही विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यह की विशेषता बताई जा रही, तो सार्वनामिक विशेषण है। हालदार साहब ने पान खाया। खाया का आपका पद परिचय देना है। तो खाया क्या है? अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है और कर्तृवाच्य है। सकर्मक क्रिया है, कर्म पान है, सामान्य भूतकाल है या कर्तृवाच्य है। प्रेरणार्थक क्रिया कर्म पान सामान्य भूतकाल या कर्तृवाच्य। द्विकर्मक क्रिया कर्म पान हालदार साहब सामान्य भूतकाल। तो यहां पर प्रेरणार्थक या द्विकर्मक क्रिया तो नहीं है। इनमें से होगा, आप बताइए, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? तो यहां पर है हालदार साहब ने पान खाया। तो यदि प्रश्न हम पूछेंगे कि क्या खाया, उत्तर मिल गया पान खाया, मतलब सकर्मक क्रिया है। तो यहां पर सकर्मक क्रिया, क्रिया को हमने देखा था ना कि अकर्मक क्रिया से जब हम क्रिया से प्रश्न पूछें, प्रश्न है ये है क्रिया, हमने पूछा क्या खाया, उत्तर मिल गया पान खाया, मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहाँ है? यहां है, मतलब यही ऑप्शन सही है। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय बताइए। यहां पर भी कुछ है, यहां पर भी कुछ है। अब इसका पद परिचय क्या होगा?
पहला कुछ है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो परिमाणवाचक तो नहीं है क्योंकि नाप तौल तो बिल्कुल नहीं है यहां पर, ठीक है, मतलब एक को तो हम क्रॉस कर देते हैं। अब है पहला कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेषण तो मुझे लगता है ये भी नहीं होगा। पहला कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण, तो यहां पर आ जाएगा आपका पहला कुछ अनिश्चयवाचक, ओके, संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि यहां पर कुछ लड़के बाहर हैं और दूसरा कुछ में अनिश्चित, चाय में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक। तो यहां पर अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम है, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्यों में कुछ, ठीक। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, फिर 3 भेद हैं, उसके 5 भेद हैं। चलिए देखते हैं। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। हाँ, अब बताइए, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल सब काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या अतिशयोक्ति, तो यहां पर है श्लेष अलंकार, क्योंकि अर्थ को 3 अर्थों में, शब्द, सकल और काज, अर्थ का 3 अर्थ है, ठाट, बाट और राज। जिन काव्यों में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। अब आप इसमें भ्रमित बिल्कुल ना होना कि यहां तो 2 बार आया है। यदि एक पंक्ति को आप देखेंगे तो एक पंक्ति में एक ही बार है, दूसरी पंक्ति में फिर एक बार है, इसलिए यहां पर अर्थ के 3 अर्थ हैं, अर्थ के भी कई अर्थ हैं, इसलिए उसका श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार में जिन काव्यों में शब्द एक ही बार आता है परंतु फिर भी उसके कई अर्थ हो, तो श्लेष अलंकार होता है। कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए, मानो मनहु जानो जनहु। इन पंक्तियों में अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना की जाती है। तो मानो मनहु जानो जनहु इसके वाचक शब्द होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मानो हो गया, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गया, ऐसा लगा जैसे मन ही पाषाण मतलब पत्थर की तरह हो गया। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इधर उठाया धनुष क्रोध में, उधर चढ़ाया उस पर बाण। इन काव्यों में अलंकार कौन सा है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या अतिशयोक्ति। यहां पर धनुष उठाया क्रोध में और उस पर बाण चढ़ाया। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाया है, बाण ताना है और वहां पर धरती, समुद्र, आकाश सब लोग कांप गए और जीवों को ऐसा लगा जैसे कि उनके प्राण ही निकल गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाती है। अभी तो धनुष उठाया ही है, चढ़ा, उस पर बाण चलाया ही है और यहाँ पर धरती, आकाश, समुद्र सब कुछ कांप गए, ठीक है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। अब क्या है इसमें? श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या अतिशयोक्ति। श्लेष एक शब्द कई अर्थ, उत्प्रेक्षा मानो मनहु,
मानवीकरण में जहां पर प्रकृति को मानवीय क्रियाओं का उदाहरण दे दिया जाता है, जहां पर अलौकिक को मतलब मानवीय क्रियाओं का रोपण किया जाता है। समझ में आया? तो यहां पर आएगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि सूरज को सोचने विचारने की बात की जा रही है, सूरज को छुट्टी लेने की बात की जा रही है, जबकि छुट्टी कौन लेते हैं? हम। इसलिए यहां पर आएगा मानवीकरण। कहती हुई यो युक्त उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब फिर आ गया है मानो, यों, ज्यों, त्यों, मानो, मनहु। कौन सा अलंकार होता है? मानो, मनहु, जानो, जनहु, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो यहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलते हैं आगे। हाँ, अब है बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रश्न। प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब है पठित, ठीक है, पठित गद्यांश आ गए, आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्यांश। कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। जो भी आपको हाईलाइटेड शब्द दिख रहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही आंखें उस तरफ चली गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन की स्थिति में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा देखा, जैसे कि बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें नम हो गईं। कौन से पाठ का है ये? हाँ, नेताजी का चश्मा। लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। देखिए हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा न देखकर, देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर, घर गृहस्थी जवानी जिंदगी आदि की बीती हुई बातें सोचकर, या देश में अलग अलग कौमों की विचारधारा में बहुत अंतर देखकर। यहां पर है बात देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर कि क्या होगा उस कौम का जिसमें जो देश की खातिर जवानी जिंदगी सब कुछ होम करने देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे? कैप्टन के सारे चश्मे बिक जाने के कारण, कैप्टन के गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण, मूर्तिकार साहब की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण, या नटखट बच्चों द्वारा चश्मा बार बार उतार दिए जाने पर? यही सही होगा, मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया? चौराहे पर आते ही पान की दुकान खोजने लगे। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गईं। चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गईं। बांस पर लगे चश्मे उन्हें बेचते हुए कैप्टन को खोजने लगी। यही होगा कि जैसे ही चौराहा आया और वो अपनी आदत से मजबूर उस चौराहे की तरफ देखने लगे। हालदार साहब क्यों चीख पड़े? पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, नेताजी की मूर्ति के पास बहुत सारे बच्चों को एकत्र देखकर, या ड्राइवर के द्वारा उनके आदेश का पालन ना किए जाने पर। क्या देखा उन्होंने?
नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उन्होंने कहा रोको रोको, और तुरंत वो गाड़ी रुकते न रुकते उस पर उतर गए। सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था? राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षण देने का, हस्तकला के प्रति बढ़ रहे अनुराग का, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का, या सरकंडे जैसी वनस्पति को संरक्षित करने का? तो यहां पर होगा देशभक्तों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव का। अगला प्रश्न है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय रचनाओं के सर्वाधिक उपयुक्त बताइए। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? किन गुणों के कारण? मधुर गायन, खेती बाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा पाठ में बिताना, मृत्यु से ना घबराना, दूसरा है हर समय भजन में लीन रहना, बेटे एवं बहू से बहुत प्रेम करना। नेक्स्ट है सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, आस्तिकता, समाज सेवा, प्रतिदिन मंदिर जाना, रास्ते में जो भी मिले उसे उपदेश देना। तो यहां पर आएगा बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पे बताइए क्या है वो? मधुर गायन, खेतीबाड़ी, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा पाठ में बिताना, या फिर आ जाएगा सात्विक गृहस्थ जीवन। सात्विक मीन्स बहुत सच्चाई के साथ, नियमित डर्रे पर उनकी जीवन चलता था। सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पाठ है ये। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं। यहीं से सांस्कृतिक संरक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ। यहाँ गली गली में पाठशालाएं हैं जिनमें संस्कार सिखाए जाते हैं। यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह एवं सद्भावना की पावन स्थली है। तो यहाँ आ जाएगा कि यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह एवं सद्भावना की पावन स्थली है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो जन्म हुआ था उनका इस्लाम परिवार में, परंतु फिर भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गहरी आस्था रखते थे और जब भी कभी बाहर भी जाते थे तो उसी ओर शहनाई करके बजाते थे। अब चलते हैं काव्यांश तरफ। निम्नलिखित पठित वाक्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं। संगतकार कविता। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझाना जाना चाहिए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? संगतकार के लिए, प्रधान गायक के लिए, गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों के लिए, या वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए? तो उसका गला मीन्स प्रधान गायक, क्योंकि संगतकार कौन? जो सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगा प्रधान गायक। प्रधान गायक मीन्स मुख्य गायक। संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? जब ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है, जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाहवाही लूटना चाहता है, गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह किए जाने पर, या गायक का कंठ गला कमजोर होने तथा प्रेरणा एवं उत्साह में गिरावट आने का। यही उसका होगा कि तब वो अपने आप ही उसकी सहायता करता है संगतकार। संगतकार किसका प्रतीक है? संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का, स्वर को साधने के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का। अनवरत मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू,
किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, या मनोरंजन, माधुर्य, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा का। तो यहां पर आ जाएगा किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, क्योंकि संगतकारों का कार्य है जो उनसे कहा जाता है संगीत बजाने का या जो कोरस साउंड है उसका, लेकिन कभी कभी वो मुख्य गायक का भी साथ देता है बिना किसी स्वार्थ के। अगला है, कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों दे देता है? अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए? क्या वो उसकी बराबरी का बताना चाहता है, या फिर उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे? वह मुख्य गायक की कमजोरियों से पूरी तरह परिचित होता है, या फिर उसे विश्वास है कि बीच में गाने से गाने की मधुरता बनी रहेगी? वह यह संदेश देने के लिए वह स्वयं को अकेला ना समझे, मैं हूं तुम्हारे साथ। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? प्रधान गायक की सेवा में सदैव श्रद्धा पूर्वक जुटे रहने से, गाने से पहले प्रत्येक कार्य को करने की पूर्व योजना बनाने से, स्वयं को विशिष्ट ना बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से, कार्यक्रम से पहले एवं उसके उपरांत प्रधान गायक के चरण स्पर्श करने से। तो यहां पर यही होना चाहिए कि स्वयं को विशिष्ट ना बनाकर गायक की विशिष्टता बनाए रखने के लिए उसमें मानवता है, उसमें मनुष्यता है, तभी तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। अगला है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु है। जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषि विज्ञान की समझ द्वारा खेती, पर्यावरण संरक्षण तथा उपभोक्तावाद, प्रकृति और मनुष्य के संबंध, कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन, कर्मवाद एवं भाग्यवाद, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का आह्वान। तो यहां पर आ जाएगा कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। जो भी कुछ होता, फसल एक की नहीं, दो की नहीं, कई नदियों के पानी का जादू है फसल, एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों किसानों के हाथों की गरिमा है फसल। तो यहां पर प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का सानिध्य, दोनों का सहयोग होता है, तभी फसल का निर्माण होता है, यदि यही इसका उत्तर सही होगा। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार, उद्धव में वाक पटुता की कमी एवं हृदयहीनता, गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद, या फिर गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। क्या है इसका कि गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश, क्योंकि कौन सा संदेश लेकर आए थे उद्धव जी? योग संदेश। तो कठोर ये तो होगा नहीं, उद्धव में ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो बुद्धिमान थे, महाज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद, बिल्कुल नहीं। तो संभवतः नहीं, यही इसका सही जवाब होगा कि ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करने के कारण ही उनका जो योग संदेश था वो पसंद नहीं आया। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित, हम चले हैं अब खंड खा की तरफ। खंड का में 10 प्रश्न थे, ठीक है। अब खंड खा है, खंड खा में 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। आइए, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पुनः मैं आपसे यही कहूंगी, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 प्रश्न दिए हैं और लगभग 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। समझ आया? ये होंगे आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती। 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए कि किस सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है।
नवाब साहब की सनक तो नकारात्मक थी, क्योंकि वो किस तरह से खीरे काट रहे थे, फेंक रहे थे, क्या पता क्या क्या था, वो आपने देखा है ना। हाँ, लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा रचित। सकारात्मक सनक का अर्थ है किसी कार्य की किसी भी कार्य की धुन का पक्का होना और लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से उसे पूरा करने की पूरी तरह जुटकर प्रयास करना। जैसे वैज्ञानिक, महापुरुष, आजादी के मतवाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक, पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण। बिल्कुल। नेक्स्ट है महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के परंपरागत पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। पड़ोस कल्चर, एक कहानी यह भी, क्या कहना चाहती हैं मन्नू भंडारी जी कि फ्लैट कल्चर या पड़ोस कल्चर। महानगरों की जो फ्लैट कल्चर मतलब व्यक्ति बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और जो पड़ोस कल्चर हुआ करता था पहले, उसमें और इसमें क्या अंतर है। महानगरों की फ्लैट कल्चर में जीवन केवल अपने तक सीमित हो गया है, एकांकी हो गया है। लोग जो है आजकल के व्यक्ति को निजित्व पसंद है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जीवन असहाय और असुरक्षित सा होता है। इसके विपरीत परंपरागत पड़ोस कल्चर में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी, अर्थात जीवन केवल अपने तक सिमटा हुआ नहीं था, सब अपनत्व के बंधन में बंधे थे। ऐसा जीवन अधिक आनंदपूर्ण व सुरक्षित था। मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़ी थी ना या पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है मंगल ध्वनि किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत, 80 वर्षों की स्वर साधना के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को लगता था कि उनके सुर में कुछ कमी है, इसलिए वो 5 वक्त की नमाज में क्या मांगते थे कि हे खुदा मुझे अच्छा सुर बख्शना। जो फटी लुंगिया है या कपड़े हैं तो सिले जा सकते हैं, परंतु फटे स्वर को या सुर को नहीं सिला जा सकता। मंगल ध्वनि मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता एवं आनंद भरने के लिए वाद्य यंत्रों से बजाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। शहनाई मंगल ध्वनि का प्रमुख वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी साधना से शहनाई को साध लिया था। तन्मयता के साथ शहनाई बजाकर वातावरण को मंगलपूरित करने में उन्हें महारत हासिल थी। इन विशेषताओं के कारण उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। और वैसे भी मंगल ध्वनि अर्थात शहनाई की ध्वनि है, शहनाई को तो शाहनई की उपाधि मिली है, सभी में शहंशाह कहलाता है शहनाई। अगला प्रश्न है सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। संस्कृति, अब यहां पर है कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं और सभ्य व्यक्ति किसे कहते हैं, वो सब जानेंगे। संस्कृत व्यक्ति वह कहलाता है जिसने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से किसी नए कार्य का आविष्कार किया हो, नई वस्तु का आविष्कार किया हो, कुछ नया करने की जिसमें क्षमता होती है। जैसे जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। इस पर न्यूटन संस्कृत मानव सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नया सोचा और नवीन खोज कर डाली, और इसी को और आगे बढ़ाना या इसी पर आधारित गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको और आगे ले जाना, कुछ और नई नई जो खोज होंगी वो सभ्यता के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न है पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 2-2 नंबर के हैं ये भी, और 25 से 30 शब्दों में ही इनके उत्तर देना है। क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। याद आए, राम लक्ष्मण परशुराम संबुध, नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो वहीं के एक दास तुम्हारा, है ना। यहाँ कुमड़बतिया को नाई जेतर जनी देखी मर जाए। लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद था उसमें लक्ष्मण जी ने व्यंग वचनों से परशुराम जी को और क्रोधित कर दिया। तो क्या क्रोध से बात और बिगड़ जाती है?
बताना है। क्रोध से बात और अधिक बिगड़ने की संभावना रहती है। क्रोधी व्यक्ति की वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जब कोई क्रोध में होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। प्रत्युत्तर में विपक्षी भी कटु एवं व्यंग वचन सुनाता है। अब जब दूसरा व्यक्ति क्रोधित होगा और उसको बोल रहा होगा तो सामने वाला भी वैसा ही बोलेगा। पाठ में भी परशुराम जी के क्रोध करने के कारण लक्ष्मण जी ने भी उनकी अवस्था एवं पद का ध्यान ना रखकर उन्हें कठोर उत्तर दिए। यदि श्री राम की विनम्रता बीच में ना होती तो ना जाने परिणाम क्या हो जाता। इसलिए अपना जो क्रोध है उसमें कोशिश कीजिए कि उस स्थान से चले जाएं जहां पर क्रोध ज्वाला जैसे अग्नि में घी डालने का काम होता है ना, वहां से खिसक जाना ही बेहतर होता है। आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है? इस आह्वान पर क्या कारण है और अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता का नाम है उत्साह। उत्साह कविता में कवि ने बादलों से आह्वान किया है कि बादल गरजो। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिमझिम हो जाइए, थोड़ा सा फुहार, बल्कि गरजने के लिए कहा है। तो कौन सी कविता? उत्साह। उत्साह कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। फुहार, रिमझिम, बरसना कोमलता एवं मृदु सोच के प्रतीक है, किंतु जब समाज में परिवर्तन लाना होता है तो गर्जना जरूरी है। और यहां पर गरजना अर्थात है क्रांति। किंतु जब नवीन परिवर्तन लाना हो तो गर्जन यानी विद्रोह और क्रांति की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि ने बादल से गरज कर नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति के साथ नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। समाज में जब नया परिवर्तन, क्रांतिकारी क्या चुपचाप चले आते हैं? ऐसे चुपचाप नहीं, दहाड़ते हुए आते हैं सिंह की तरह, हर हर महादेव या जय भवानी या भारत माता की जय, है ना। तो इसीलिए जब बादल गरज कर आएंगे तो जो बेचारे विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व निदाक के सकल जन, उनमें एक उम्मीद की लहर जागेगी कि बादल गरजा है तो बरसात भी होगी। उनमें जिजीविषा उत्पन्न होगी, जीने की इच्छा उत्पन्न होगी। ठीक है, इसलिए कवि ने गरजने को कहा था। अगला है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? यह दंतुरित मुस्कान मृतक व्यक्ति में भी डाल देगी जान। ठीक है, दंतुरित मुस्कान कविता है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह पंक्ति एक दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है। इसके माध्यम से कवि ने शिशु की मधुर और भोली मुस्कान का वर्णन किया है। उसे देखकर पाषाण के समान हृदय भी स्नेहलता का अनुभव करता है और उसकी मुस्कान में खो जाता है। देखकर ऐसे कि लगने लगे हो जैसे शेफालिका के फूल, बास था या बबूल। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर भी बताया है कवि ने कि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान छल, कपट, व्यंग से भरी हो सकती है, जबकि एक बच्चे की मुस्कान पवित्र होती है, निश्चल होती है, निष्कपट होती है और वो सबके हृदय को जीत लेती है। इसलिए कवि ने कहा है कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? कवि के लिए यह कार्य कठिन क्यों था, सोच कर लिखिए। आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता। तो यहाँ पर जब कवि जयशंकर प्रसाद जी से कहा गया कि मित्र तुम आत्मकथा लिखो, तो उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना किया। क्यों किया? क्यों कठिन होती है? क्योंकि इसमें जीवन की संपूर्ण सच्चाइयों का वर्णन करना होता है। अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी सारी बातों को शामिल करना होता है। आत्मकथा लिखने के लिए व्यक्तित्व की विशालता के साथ साथ सच्चाई, साहस और ईमानदारी की भी आवश्यकता होती है। लेखक के अंदर ये गुण तो थे, किंतु विनम्रता एवं महानता के कारण वे स्वयं के जीवन को आत्मकथा लिखने योग्य नहीं मानते थे। जबकि वे महान थे, परंतु वे क्या कहते हैं कि मैंने अब तक कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वालों, है ना, मेरी सुनकर अपनी रस भरने वालों।
यहाँ पर यही बताया है कवि ने कि उन्हें लगता था कि अभी उन्होंने इतने बड़े कार्य नहीं किए हैं कि उनकी आत्मकथा में लोगों के लिए कुछ प्रेरणा हो। ये उनकी महानता थी, ये उनकी विनम्रता थी, जबकि वे सच्चाई, साहस और ईमानदारी से आराम से अपनी आत्मकथा लिख सकते थे, परंतु उन्होंने आत्मकथा के स्थान पर आत्मकथा में अपना संपूर्ण विवरण दे दिया कि वे आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी कवि। ठीक है, अगला है पूरक पाठ्यपुस्तिका कृतिका के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आपको उत्तर लिखना है। 4-4 नंबर के ये प्रश्न है। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़, पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य मीन्स जिसे क्षमा ना किया जा सके। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है। लेखिका है मधु कांकरिया जी, है ना। साना साना हाथ जोड़ी। अब यहां पर लेखिका क्या कहना चाहती है कि प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति जो धरोहर है, सुंदर है, उसको मनुष्य ने किस तरह से दूषित कर दिया है। ठीक है, हमारी पीढ़ी ने प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन किया है। उसने प्रदूषण एवं वृक्षों के कटाव से पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। इससे प्रकृति की लय, ताल और गति बिगड़ी है, जिसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। मनुष्य को प्रकृति एवं पर्यावरण की कराह सुनकर उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर प्रकृति मित्र बनकर प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि नहीं फेंकने चाहिए। प्रकृति एवं पर्यावरण मित्र की भूमिका संकल्पित होकर निभानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति और हम जब एक साथ मिलकर चलेंगे तभी इस सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चल पाएगा। अन्यथा एक के भी गड़बड़ाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तब कुछ नहीं कर पाता है मनुष्य, कुछ भी नहीं। इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यही लेखिका मधु कांकरिया जी ने बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम से ऐसा क्यों कहा है, ये देखना है। भीतरी विवशता लेखन के लिए मजबूर करती है, जो आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न होती है। किसी घटना विशेष का अनुभव जब घनीभूत हो जाता है तब मन में संवेदनशीलता अकुलाती है और यही अकुलाहट अभिव्यक्ति का आधार बनती है। अनुभव, आंतरिक अनुभूति, विवशता, संवेदना के पाद पृष्ठों पर कुछ उतरता है। बाहरी दबाव की अपेक्षा लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति कहीं अधिक प्रभावी है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से महसूस किया है और इसी अनुभूति के घनीभूत होते ही हिरोशिमा पर कविता लिख दी उन्होंने। माता का आंचल। पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव था। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से कुछ उन्हें साथ ना रखकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे, विचार करके लिखिए। ये तो है कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। ठीक है, जब बच्चे को जरूरत थी तब माता पिता ने उसका हर पल साथ दिया, लेकिन जैसे ही माता पिता का बुढ़ापा आया बच्चे ने अपनी हाथ और अपनी उंगली छोड़कर अपनी नई दुनिया बसा ली और उनको उनके हाल पर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये कौन सा न्याय है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अपने माता पिता को खुश रखना बस सबसे बड़ी जो पूजा होती है ना, वो माता पिता की सेवा ही होती है।
इसलिए किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि हम उनको दुखी करेंगे और मंदिर आदि जगह जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। माता पिता को खुश रखें। कहते हैं ना, जिस घर में वृद्ध खुश हों वहाँ खुशहाली अपने आप आती है। बढ़ती उपभोक्तावादी सोच, एकल परिवार को प्राथमिकता, व्यक्तिगता का प्रभावित होना, प्रभावशीलता में, संवेदनशीलता में कमी आना आदि माता पिता को दूर रखने के प्रमुख कारण हैं। ऐसे लोगों को भावात्मक रूप से समझाने की आवश्यकता है। उन्हें यह कहकर समझाया जा सकता है कि जैसा वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल उनके साथ भी वैसा ही हो सकता है। वे वृद्धाश्रम भेजने से पूर्व माता पिता के स्थान पर स्वयं को रख कर तो देख लें कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो हम बीज बोते हैं, फसल उसी की तो उगेगी। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बस जैसी करनी वैसी भरनी। और यदि हम अपने मन में भावनात्मक तरीके से अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ भाव दर्शाएंगे, जो उनका हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते, बस इतना तो कर सकते हैं ना कि उनकी इस अवस्था में, वृद्धावस्था में हम उनके साथ रहें, उनको अकेलापन महसूस ना होने दें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। 6 नंबर का है अनुच्छेद, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। संकेत बिंदु, मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव, कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति, अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण, मानसिक दृढ़ता का संकल्प। यहां पर जो भी आपके समक्ष टॉपिक दिया जाएगा या विषय वस्तु दी जाएगी, उसके संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे। संकेत बिंदुओं पर आधारित ही हमें उसका विस्तार करना होगा। जैसे यहां दिया है, आपको दिखाई दे रहा है ना, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। पहला है मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव। हमें इसका डिटेल लिखना होगा। आइए देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। 6 नंबर का है ये। तो इसमें हम लिखेंगे, जो हमारी विषय वस्तु रहेगी वो रहेगी 4 अंक की, भाषा रहेगी हमारी 1 अंक की और प्रस्तुति रहेगी 1 अंक की। संकेत बिंदु दिए हैं। देखिए, जो हमारी भाषा है वो 1 अंक की है कि किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, किस तरह की भाषा का हम प्रयोग करेंगे, उस भाषा के अनुसार ही हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। हमारी प्रस्तुति, किस तरह के शब्दों का, किस तरह के कथनों का, किस तरह के वाक्यों का या किस तरह के सुविचारों का, क्या हमने कुछ ऐसी अच्छी प्रभावी पंक्तियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, शामिल किया। यदि प्रस्तुति इफेक्टिव रहेगी तो 1 अंक वो भी मिल गया। अब यहाँ बात की जा रही है विषय वस्तु, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती, ओवरऑल उसको किस तरह से आप लिख रहे हैं। जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, उससे कहीं आप इधर उधर कहीं भी तो नहीं भाग गए हैं, हर कहीं तो नहीं भाग गए। क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? क्या वो निरंतरता के साथ, फ्लुएंसी के साथ, तारतम्यता के साथ सही से चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं भी जा रहा है कहीं भी आ रहा है। यदि ऐसा हुआ तो वहां पर आपके अंक कट जाएंगे। अर्थात एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे, ये याद रखना है। जहां आप लिखेंगे मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों को सामना संभव, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और निश्चित कर अपनी जीत। कुछ लोकोक्ति के साथ, कुछ कहावत के साथ, कुछ दोहे के साथ, कुछ मुहावरे के साथ आप शुरू कर सकते हैं इसका। ठीक है, कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति। आप उदाहरण दे दीजिए। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने आप को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उदाहरण के साथ ये हो जाएगा। अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण हो जाएंगे। मानसिक दृढ़ता का संकल्प, जब मन से हम संकल्पित होंगे, कहते हैं ना कि मैदान में हारे हुए को हारा हुआ नहीं कहते हैं, हारा हुआ तो वो कहलाता है जो मन से हार जाता है। इसलिए मन में हमें हमेशा
संबल, अपने मन को संबल प्रदान करना है, अपने मनोबल को हमेशा जागृत रखना है, हौसले के साथ जीवन जीना है, क्योंकि हमेशा हमें याद रखना है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष अर्थात जीवन, जीवन अर्थात संघर्ष। जिसने भी ये सोचा, आप लिख सकते हैं इसमें कि जिस भी व्यक्ति ने ये सोचा कि हे प्रभु मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, तब समझ लीजिएगा आप कि वो जीवन नहीं है, वो व्यक्ति जीवित नहीं, मृत के समान है। क्योंकि समस्याओं का समाधान या बाधाएं तभी नहीं आएंगी जब हम मृत हो जाएंगे। देखिए एक और उदाहरण देती हूँ। हार्ट बीट्स आपने देखी होंगी, जब भी ईसीजी वगैरह होती है इस तरह से रहती हैं आपकी, हम सबकी इस तरह की हार्ट बीट्स देखी है ना, ऐसी ही रहती है। क्या है? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, मतलब जीवित हैं। यदि ये इस तरह का हो जाता है तो नो मोर, अर्थात जीवन है तो संघर्ष है। जीवन में बहुत सारी मुसीबतें होंगी। आप देखिए दिल की धड़कन तक हमें यही संदेश देती हैं कि उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, क्योंकि जीवन है भाई। किसी भी रास्ते पर हम जाते हैं तो हमें जो रास्ता है वो एकदम समतल दिखाई नहीं देता, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पत्थर हैं तो कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता भी है। चाहे कितना भी जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट तो आ ही जाती है। कुछ नहीं तो बीच में कुछ ऐसा, कोई पशु आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई ऐसा कुछ आ जाए जिसके कारण हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये जीवन है जिसमें हमें हर एक परिस्थिति का सामना करना है, तब जाकर हम अपने जीवन से विजयी प्राप्त हो पाएंगे और विजयी भाव हो पाएंगे। यदि हम सोचें कि जीवन एक समान रहे, समतल रहे, तो वो जीवन जीवन नहीं, वो तो मृत के समान है। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारा विषय बिंदु रहेगा ना, विषय वस्तु इस तरह से होनी चाहिए। ओवरऑल उसमें सब कुछ होगा तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। आप तो और भी बेहतरीन समझदार व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, आज के युग के युवक हैं, विद्यार्थी हैं। टेक्नोलॉजी से आपका नाता है, ठीक है। जिस तरह से बढ़ते ऑनलाइन कार्य, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं, सावधानियां और इससे बचने के उपाय, हमें लिखना होगा कि पहले इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कैसी हुई, ये सब विषय वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, अंक विभाजन वही है, विषय वस्तु 4 नंबर, भाषा 1 नंबर और प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति 1 नंबर। टोटल आपका 6 अंक ही है। तो यहां पर जब आप इंटरनेट से शुरू करेंगे कि आखिर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अंतर्जाल, ठीक है, अंतर्जाल कहा जाता है इंटरनेट को। क्या इंटरनेट खराब है? क्या साइबर, ये जो सब कुछ एक से एक, मैंने कहा ना, लिंक जुड़ी रहना चाहिए सबकी एक दूसरे से, और जुड़ी रहेगी तो वो विषय वस्तु बहुत सही हो जाएगी और आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। भाषा, शब्द, वाक्य निर्माण, इन सब का ध्यान रखना है। कहा है कि लगभग 120 शब्द, मतलब आपको जो आपकी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका होगी उसमें 1 पेज और 1.5 या मैक्सिमम यदि जा रहे हैं तो बस दूसरे पेज से तीसरे पर मत जाइए। अत्यधिक लिख देंगे तो उसमें अनावश्यक बातें अवश्य शामिल हो जाएंगी, और बहुत छोटा लिख देंगे तो आवश्यक बातें छूट जाएंगी। इसलिए ना तो अधिक बड़ा हो कि अनावश्यक बातें शामिल हो जाएं, ना ही अधिक छोटा हो कि आवश्यक बातें ही छूट जाएं। लिमिटेड होना चाहिए जितना पूछा गया है शब्द सीमा के आधार पर। बिल्कुल तथ्यात्मक बिंदु होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई काल्पनिकता नहीं चल रही है, आप सब समझते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, 6 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। अगला है अंक विभाजन, आप देख ही रहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यही है पंक्ति, आई थिंक संत कबीरदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति है। ये दोहा है कि अक्सर व्यक्ति दूसरों की कमियों को खोजने में ही लगा रहता है। यदि व्यक्ति दूसरे की कमियों को खोजने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, और हर व्यक्ति यदि अपनी कमियों पर फोकस्ड रहे, अपनी कमियों को कम करने के बारे में सोचे, तो सर्वत्र कितना अच्छा
हो जाएगा, समाज कितना प्यारा होगा, आपसी संबंध, रिश्ते, नाते कितने मधुर होंगे। तो दूसरों की कमियां देखना स्वाभाविक प्रवृत्ति, यहां पर अभी मैंने बताया कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अपने आप की कमियों को देखता नहीं है और दूसरी की कमियों को उछालता रहता है। इस प्रवृत्ति का समाज पर प्रभाव। अब समाज कैसे बनता है? एक एक व्यक्ति से ही परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज का निर्माण, और जो समाज है उसी से एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। हर एक व्यक्ति समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इस तरह से आप लिखेंगे। अपने अंदर झांकना आवश्यक, ठीक है। जो अपने अंदर अपनी कमियों को जानते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कवि कह गए हैं कि ज्ञानी उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो स्वयं को जानते हैं। अर्थात ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरों के बारे में कौन क्या कर रहा है इसके पीछे पड़कर अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, और क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, जो वास्तव में हमें अपने आप को खोजना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आत्मनिरीक्षण का संकल्प। मैं भी हमेशा आपसे कहती हूं ना कि सेल्फ असेसमेंट कीजिए। हम दिन भर की जो प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं हुई, शाम को सोने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि आज हमने क्या क्या कार्य किए, आज हमने कौन से काम हमारे अच्छे हुए, कौन से कार्यों में हमारी कमियां रह गई हैं। वो सब कुछ हम यहाँ पर शामिल करेंगे तो हमारी विषय वस्तु एकदम बहुत अच्छी होगी। और विषय वस्तु मीन्स ओवरऑल जो लिखेंगे आप, उसमें आपके 4 अंक हैं। किस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, किस तरह के वाक्यों का निर्माण किया है, क्या किसी महान हस्ती के विचारों को भी शामिल किया है, या अपने आप से आपने कुछ रचनात्मकता के माध्यम से कुछ ऐसी काव्य पंक्ति लिख दी है, या कोई पंक्ति या कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है। यदि ऐसा लिखा है तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा अपने पेन से, अपने जिस कलर से आप पेपर दे रहे हैं, या पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, ताकि जो चेकर रहेंगे उनका ध्यान उस पर जाए और आपको अंक अच्छे मिले। ठीक है। 4 अंक का विषय वस्तु है, 1 अंक की भाषा है, और जो 1 अंक है वो प्रस्तुतिकरण का होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आए हैं हम पत्र लेखन की तरफ। आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय हैं। जब नाम दिया जाएगा तो आपको पत्र में नाम लिखना होता है। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते खुले पड़े सीवर लाइन के मैनहोलों के संदर्भ में दैनिक जागरण आबासा नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा आप श्रेयस राजपूत हैं या श्रेयसी सिंह हैं। आप छात्रावास में रहते हैं। आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य का अक्सर अनदेखा कर देती हैं। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आरंभ एवं अंत की औपचारिकताएं, अर्थात मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूं, ठीक है, कि जो भी हमारी जो कॉपी है उसका, ये हमारी आंसर शीट है, ठीक है, यहां पर मार्जिन दिया हुआ रहता है। तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। इस हैंड से ही हमारा पत्र लेखन स्टार्ट होगा। यहाँ पर विषय, यहाँ से शुरुआत हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और अंत में हम धन्यवाद कहेंगे, और एंडिंग भी इसी तरफ से होगी। तो जो आरंभ एवं अंत की औपचारिकताएं हैं, अर्थात ये और ये 1 नंबर की हो जाती है। विषय वस्तु जो रहेगी, जो बॉडी हमारी है, वो 2 नंबर की रहेगी। भाषा, किस तरह की शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो 1 अंक का होगा। कितना प्रभावी ढंग से आप अपने पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी 1 अंक का होगा। अर्थात पत्र आपकी अनुपस्थिति में जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, उस व्यक्ति को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। पत्र को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि आप साक्षात वहां पर खड़े हैं और आप बोल रहे हैं और वो समझ रहे हैं। ठीक है, वही पत्र प्रभावी माना जाता है। तो ये अंक विभाजन है। पत्र भी आपका 5 नंबर का है। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर की, विषय वस्तु 2 नंबर की, भाषा 1 और प्रस्तुति 1 अंक। अब है, आप तरुण वैश्य और तरुणा वैश्य हैं। आप बीएड कर चुके हैं। आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल आबासा नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त
बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार करना है। अथवा आप रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूजा हैं, आपने आबासा प्रकाशन काखा नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। यही है, यह आएगा आपका 5 नंबर का प्रारूप। प्रारूप मतलब जो भी उसका ढांचा है, मतलब जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो रहेगा 2 नंबर का, विषय वस्तु रहेगी 2 नंबर की, भाषा रहेगा 1। स्ववृत्त मीन्स होता है बायोडाटा, ठीक है, जिस तरह से सीवी करिकुलम वाइटे भी कहते हैं हम। तो जिस तरह से जो स्ववृत्त हम लिखते हैं, जैसे हम अपना बायोडाटा लिखते हैं कहीं भी जॉब पाने के लिए, तो उसमें क्या क्या मुख्य आवश्यक बातें होनी चाहिए। बायोडाटा अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, और खास तौर से किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। व्याकरणिक अशुद्धियां उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि व्याकरणिक अशुद्धियां रहेंगी तो जो सामने वाले रहेंगे इंटरव्यूअर, वो मतलब उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और जिससे आपकी जो छवि है वो वहां पर धूमिल हो सकती है। इसलिए उसका प्रारूप बहुत सुंदर सटीक तरीके से होना चाहिए। आपका नाम, आपकी योग्यताएं, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, किस तरह की भाषाएं, कौन कौन सी, मतलब आपकी योग्यताओं में, और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। और साथ ही साथ आपका जो किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर है कि हाँ भाई 1 अंक तो रहेगा ही भाषा में। अब है आकर्षक विज्ञापन। आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर आप सौम्य गर्ग या सौम्या गर्ग हैं, आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ है। इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखिए। एक है विज्ञापन और दूसरा है संदेश, ठीक है। यहां पर विज्ञापन अर्थात जो अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट रहता है ना, उसी को हिंदी में विज्ञापन। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? आकर्षक। और विज्ञापन में तो आप चित्र भी बनाकर आ सकते हैं अपनी पेंसिल से, क्योंकि कलर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो आप अपनी पेंसिल से शेडिंग करके अपने ही ब्लू पेन जो भी आप रखे होंगे, बॉल पेन, उनके सहायता से चित्र भी बनाइए। क्योंकि विज्ञापन में जब भी हम देखते हैं तो पढ़ने पर हमारी नज़र बाद में जाती है, पहले चित्रों को देखकर हम आकर्षित होते हैं। चाहे टेलीविज़न पर दिखाए जाएं या कहीं होर्डिंग्स पर लगे हों। मान लीजिए आपको किसी भी पेन, पेंसिल या पुस्तकों का देना है तो पहले वहाँ पेन बना दीजिए, पुस्तकें बनवा दीजिए। जैसे दिया है यहाँ रेडीमेड कपड़ों की दुकान, तो कपड़ों का चित्र बना दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि लगभग 60 शब्दों में। अब 60 शब्द आप गिनने मत बैठना। शब्दों के लिए देखो, ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुंदर तरीके से आप लिख देंगे सेल सेल सेल। सेल है ना, प्रचार के लिए दुकान खोली है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आकर्षक, या फिर जल्दी कीजिए, मौका छूट ना जाए। या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह के स्टार्स बनाकर या क्लाउड्स बनाकर, मतलब सुंदर तरीके से। आप चाहें तो क्लाउड्स बनाकर उनके अंदर लिख दीजिए सेल सेल सेल, समय सीमित। स्टार्स बनाकर उसके अंदर लिख दीजिए, तो वो हर एक शब्द को गिना जाता है वहाँ, ठीक है। सेल लिख सकते हैं या दुकान लिख सकते हैं, सेल सेल, शीघ्रता कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। तो ये सारे जो रहते हैं उनको आप विज्ञापन में शामिल कर सकते हैं। तो इसकी भी आपको विषय वस्तु, क्योंकि ये भी रहेगा आपका 4 नंबर का, विषय वस्तु रहेगी आपकी 2 अंक की, भाषा रहेगी आपकी 1 अंक की, और प्रस्तुति रहेगी आपकी 1 अंक की, ठीक है। यहाँ पर चलिए, आशा करती हूँ आपने बड़े ध्यान से ये सैंपल पेपर देख लिया है। और सैंपल पेपर देखने के साथ साथ आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि मैडम पत्र, विज्ञापन, संदेश और जो स्ववृत्त लेखन है या बायोडाटा है उसके भी आप उदाहरण दे दीजिए। बिल्कुल,
हम लेकर आएंगे वीडियोस जिसमें आपको पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन या स्ववृत्त लेखन सबके बारे में उदाहरण बताए जाएंगे। और यदि आपने ध्यान दिया हो, जो हमारी 10th हिंदी व्याकरण का वीडियो था उसमें पत्र लेखन तो है, अनुच्छेद लेखन भी है, अब बचा है हमारा स्ववृत्त लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन। उसके भी हम वीडियोस आपके लिए जल्द ही लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, ताकि आप अपने विषय से जुड़ी सभी विषयों से जुड़े वीडियोस देख सकें और अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा अकाउंट पर। और साथ ही साथ आपको ये पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स केवल हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम ही एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको ऑनलाइन फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो क्लास किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, और हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।